नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संकल्प सफलता पर। मैं वंदना पांडे आज लेकर के आई हूँ नेट का फर्स्ट पेपर से संबंधित कुछ जानकारियाँ, कुछ क्वेश्चन आंसर, जिनको कि मैं NTA नेट PGT TGT NVS KVS आदि परीक्षाओं में जो हिंदी विषय के अध्ययन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनके लिए विशेष आभार, और जिन्होंने नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें। और विशेष प्रश्नों के नोट्स पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, जो कि हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे देती हूँ। तो हमारे चैनल संकल्प सफलता को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इसके बाद जो आप फर्स्ट पेपर अगर पढ़ना चाहते हैं तो फर्स्ट पेपर की प्लेलिस्ट पे चले जाइए और फर्स्ट पेपर वहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। ये मेरा फर्स्ट पेपर का पहला वीडियो है, इसलिए मैं पहले आपको इसमें अवगत कराना चाहती हूँ कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं और कौन कौन से टॉपिक हैं फर्स्ट पेपर में जो कि आप पढ़ेंगे। क्योंकि 10 इकाइयों में बांटा गया है इसे फर्स्ट पेपर को, और 10 इकाइयों के माध्यम से आपको पहुंचाए जाएंगे क्वेश्चन हर जो है बिंदु के आधार पर, हर टॉपिक के आधार पर। तो आइए बात करते हैं इन बिंदुओं की। ये आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये सामान्य प्रश्न पत्र है, शिक्षण और शोध अभियोगिता, और जो भी नवीन पाठ्यक्रम इसमें दिया गया है उन नवीन पाठ्यक्रम के आधार पर आप देख सकते हैं इकाई 1 में शिक्षण अभिवृत्ति दी गई है। फिर आंकड़ों की व्याख्या है तो बहुत सारा ऊपर नीचे मुझे ले जाना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको जितना दिख रहा है वो बता दे रही हूँ। शिक्षण अभिवृत्ति, आंकड़ों की व्याख्या, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी एक टॉपिक है। और शोध अभिवृत्ति है लोक विकास और पर्यावरण है। बोध यानी कि एक गद्यांश दिया जाता है और उस गद्यांश में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर आपको देना होता है। इसके बाद संप्रेषण है। संप्रेषण का अर्थ, प्रकार और अभिलक्षण पूछे आते हैं, क्या चीज़ है ये। फिर उच्च शिक्षा प्रणाली के विषय में एक टॉपिक है। फिर गणितीय तर्क और अभिवृत्ति है। युक्त तर्क है। ये इस तरह से 10 टॉपिक में आपका जो फर्स्ट पेपर है उनको बांटा गया है। और हर टॉपिक से लिमिटेड जो प्रश्न हैं उनकी संख्या क्या है, इस पर भी हम आपको दिखाते हैं कि उन प्रश्नों की संख्या क्या होती है जो पूछे जाते हैं। ये देख लीजिए आप, ये जो आपको चार्ट दिख रहा है ये 18 और 19 यानी कि 2018 और 19 के पेपर का प्रारूप है, जो कि हर साल लगभग 7 या 8 सेट बनाए जाते हैं। पिछली बार 8 सेट बनाए गए थे पेपर फर्स्ट में। जैसे आपने हिंदी का पेपर दिया तो हिंदी के पेपर में जो फर्स्ट पेपर होता है वो अलग होता है, हर पाली के हिसाब से पेपर अलग होता है, क्योंकि नेट का पेपर कई पालियों में होता है और उन पालियों के आधार पर फर्स्ट पेपर का जो चुनाव है वो अलग अलग तरीके से होता है। हर नेट के पेपर में एक ही फर्स्ट पेपर नहीं आता है। तो 8 सेट बनते हैं, पिछली बार जो कि बनाए गए थे 8 सेट। तो आप देख लीजिए पहला जो टॉपिक है आपका, टॉपिक वाइज मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे गए। तो शिक्षण अभिवृत्ति से 5 5 5 5 आप देख सकते हैं, सारे सेट में ये 5 5 क्वेश्चन पूछे गए। शोध अभिवृत्ति से भी 5 5, बोध से भी 5 5, संप्रेषण से भी 5 5 क्वेश्चन पूछे गए, गणितीय तर्क और अभिवृत्ति से भी 5 5 पूछे गए, युक्त तर्क से भी 5 5 पूछे गए, आंकड़ों की व्याख्या से भी 5 5 ही पूछे गए, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT जिसको कहते हैं 5 5 ही प्रश्न पूछे गए, लोक विकास और पर्यावरण से 5, जन एवं पर्यावरण से 5, उच्च शिक्षा प्रणाली एवं शासन प्रणाली से भी 5 क्वेश्चन। इस तरह से कुल मिलाकर के 50 क्वेश्चन का पेपर बनता है और इन 10 क्षेत्रों से 5 5 क्वेश्चन आते हैं। तो इनको जो मल्टीपल करते हैं तो ये 50 क्वेश्चन हो जाते हैं और 50 क्वेश्चन के आधार पर 100 नंबर का पेपर ये होता है फर्स्ट पेपर। तो आज हम बात करेंगे इसमें सबसे पहले टॉपिक शिक्षण अभिवृत्ति पर। आज का जो मेरा टॉपिक है पेपर का, इस सेट का, इस वीडियो का, तो वो है शिक्षण अभिवृत्ति पर आधारित है। शिक्षण अभिवृत्ति से मैं वीडियो लेकर के आई हूँ, तो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। ये शिक्षण अभिवृत्ति टॉपिक है जिसमें कि प्रश्न वाइज मैं आपको व्याख्या दूंगी। हर प्रश्न की व्याख्या आपको मिलेगी इस वीडियो के माध्यम से। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें। अगर अभी तक आपको लगा होगा कि हाँ मैं जो करवाना चाह रही हूँ आपको समझ में आया, सिलेबस समझ में आया, तो भी आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिए। हाँ, बात करते हैं पहले प्रश्न की। पहले प्रश्न में आते हैं तो इसमें देखिए आता है, ये मैंने यहाँ पे कुछ सेटिंग करनी थी, कर ली है। तो पहले प्रश्न में किस प्रकार के शोध में शोध के चरणों को चक्रीय होना चाहिए। किस प्रकार के शोध में शोध के चरणों को चक्रीय होना चाहिए। क्वेश्चन में ऑप्शन दिए गए हैं। ए है क्रियात्मक शोध, बी प्रायोगिक शोध, सी जमीनी सिद्धांत शोध, डी व्यष्टि अध्ययन शोध।
इनमें से कौन सा होगा जो कि शोध के चरणों का चक्रीय रूप होगा। तो इसको समझने के लिए पहले हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं, जो कि है, देख सकते हैं आप, क्रियात्मक शोध या अनुसंधान के चरण चक्रीय होते हैं। चक्रीय होते हैं यानी कि सबसे पहले उस चक्र में क्या आता है, वो आता है समस्या, फिर संभावित कारण, फिर परिकल्पना, फिर अभिकल्प, फिर परिणाम। मतलब किसी भी शोध को करने के लिए, शोध या रिसर्च यानी कि अनुसंधान, शोध या रिसर्च को करने के लिए जो शोधार्थी होता है उसके सामने सबसे पहले तो समस्या होती है, फिर उस समस्या का संभावित कारण जानता है, फिर परिकल्पना तैयार करता है कि हम इसके जो है समाधान तक कैसे पहुँचेंगे, फिर एक अभिकल्प तैयार किया जाता है जिसमें कि समाधान जो होता है उसके प्रारूप लिखे जाते हैं, फिर परिणाम पर पहुंचता है। तो इस तरह से ये चक्रीय जो रूप है, चरण है, वो इस प्रकार से है, जिसमें कि आपको जो यहाँ पर ऑप्शन सही होगा वो होगा क्रियात्मक शोध, क्योंकि जो शोध का चरण है, चक्रीय रूप होता है, वो क्रियात्मक शोध का होता है। अगला प्रश्न है, नीचे कुछ प्रमुख पद दिए गए हैं, उनकी पहचान करें जो गुणनात्मक शोध प्रतिमान को प्रदर्शित करते हैं। तो ऑप्शन देखिए, पहला है कायोत्तर विज्ञान, दूसरा नृजाति विज्ञान, तीसरा सांकेतिक अंतःक्रिया, चौथा विवरणात्मक सर्वेक्षण, पांचवा वृत्तांत परक, छठा प्रायोगिक विधि। अब आपको कूट के माध्यम से इसके उत्तर देने हैं। तो कूट में क्या आता है, कूट के माध्यम से उत्तर देने में क्या आता है आप देख सकते हैं। तो इसमें क्या है कि नीचे जो पद दिए गए हैं, पद यानी कि ये सब जो आप देख रहे हैं ये सब पद हैं, उनकी पहचान करें जो गुणनात्मक शोध प्रतिमान, यहाँ पर अंडरलाइन करते हैं। सबसे पहले क्या पूछा जा रहा है, गुणनात्मक शोध प्रतिमान को प्रदर्शित करते हैं। तो गुणनात्मक शोध प्रतिमान को पहले समझ लेते हैं क्या है। गुणनात्मक शोध को प्रदर्शित करने वाले प्रमुख पद जो हैं वो कौन कौन से, वो है निर्जाति विज्ञान, सांकेतिक अंतःक्रिया, वृत्तांत परक। जो गुणात्मक शोध होता है उसको प्रदर्शित करने वाले ये तीन जो है उसके मुख्य पद हैं। तो अब ये जिस ऑप्शन में हमको मिल जाएंगे वो ऑप्शन सही होगा, आप देख सकते हैं। तो आते हैं प्रश्न पर। तो इसमें आप देखिए, क्योंकि गुणात्मक शोध प्रतिमान पूछा गया तो इसमें जो पद है वो है निर्जाति विज्ञान, दूसरा है सांकेतिक अंतःक्रिया, तीसरा है वृत्तांत परक। तो ये तीन अभी आपने पढ़े, गुणनात्मक शोध के प्रतिमान होते हैं ये। तो ये तीनों आपको मिल गए, यानी कि 2, 3, 5 जिस कोट में आएगा वो सही होगा। तो 2, 3, 5 इस कोट में आ रहा है, आप देख सकते हैं, यानी कि ए ऑप्शन सही है। तो इस तरह से आप जो है हमारे साथ अपनी तैयारी कर सकते हैं। और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत होती है। क्वेश्चन में सबसे पहले उस क्वेश्चन वाले पॉइंट को पकड़ने की ज़रूरत होती है जो कि पूछा जा रहा है। तो इस पर जो है आप ज़रूर ध्यान रखें कि क्या पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षण के माध्यम से सक्षमता और उत्कृष्टता की बढ़ावा देने के लिए मास्लो के पदानुक्रम की किन आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जाना चाहिए। ऑप्शन है प्रेम और अपनत्व की आवश्यकता, बी सुरक्षा की आवश्यकता, सी आत्मसम्मान की आवश्यकता, डी आत्मसिद्धि की आवश्यकता। इसमें से कौन सा है जो कि पूछा जाता है, यानी कि इसमें आपसे जो पूछा गया है उस क्वेश्चन को पहले अंडरलाइन करते हैं कि मास्लो के पदानुक्रम की किन आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जाना चाहिए। संतुष्ट की बात यहाँ पर आ रही है, तो सबसे जो सर्वोपरि इनकी आवश्यकता का सिद्धांत है वो होगा। तो आप इसमें देख सकते हैं, पहले तो हम आपको चार्ट के माध्यम से इसको समझाते हैं। इनकी जो सारणी है इस उच्च क्रम के अनुसार, तो मास्लो का पदानुक्रम है, आप देख सकते हैं। इसमें जो पहला नंबर है वो है दैहिक आवश्यकता का, दूसरा सुरक्षा आवश्यकता का, तीसरा सामाजिक आवश्यकता का, चौथा आत्मसम्मान आवश्यकता का, और पांचवा होता है आत्मसिद्धि की आवश्यकता का। तो यहाँ पर पूछा गया है प्रश्न कौन सा, अभी आपने देखा, उसमें था संतुष्टि शब्द, यानी कि संतुष्टि कहाँ प्राप्त होती है व्यक्ति को, देह से शुरू होती है, शरीर से शुरू होती है, फिर उसके बाद सुरक्षा पे जाती है, फिर सामाजिक आवश्यकता पे जाती है, फिर उसमें आत्मसम्मान की भावना आती है, और उसके बाद वो सबसे बाद में वो आत्मसिद्धि की आवश्यकता, अपने आप की सिद्धि की आवश्यकता को महसूस करता है। तो इसमें ऑप्शन जो सही होगा वो हो जाएगा आपका डी, आत्मसिद्धि की आवश्यकता। अगला प्रश्न ले लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्रभावी शिक्षण में बाधक कारक हैं, कूट में से उत्तर चुनें। तो जो इसमें जो प्रभावी, पहले क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकालना पड़ता है। तो यहाँ पूछा गया प्रभावी शिक्षण में बाधक कारक, ये हमको अंडरलाइन कर लेना चाहिए इतना कि ये पूछा जा रहा है। अब इन विकल्पों के माध्यम से हम पढ़ेंगे और उसके बाद कूट को चिन्हित करेंगे कि कौन सा कूट सही होगा। देखिए, शिक्षक के आत्म सामर्थ्य, क्या शिक्षक में आत्म सामर्थ्य होनी चाहिए प्रभावी शिक्षण देने के लिए, तो हाँ बिल्कुल होनी चाहिए, यानी कि ये सही होगा, ये सही होगा। यहाँ पे पूछा जा रहा है बाधक कारक, तो हमें यहाँ पे क्रॉस करना होगा, यानी कि ये बाधक कारक नहीं है। फिर शिक्षक का विषय ज्ञान, तो ये भी होगा,
तो ये भी नहीं है इस बाधक कारक में। शिक्षक की निम्न योग्यता और तत्परता, तो निम्न योग्यता माने कम योग्यता यानी कि अयोग्यता, तो ये जो है एक पॉइंट हमको मिला जो कि बाधक कारक है। फिर शिक्षा में नियोजन और शिक्षण कौशल का अभाव, तो जिस टीचर के पास शिक्षण कौशल ही नहीं होगा, शिक्षण कौशल का अभाव होगा, वो अच्छा शिक्षण, प्रभावी शिक्षण नहीं कर सकता, यानी कि ये भी एक बाधा है। तो 2 हो गए। फिर भाषिक कौशलों पर शिक्षक को पकड़, भाषिक कौशल उसकी अगर पकड़ है शिक्षक को तो बहुत प्रभावी शिक्षण करेगा। फिर है शिक्षक की असंगत देह भाषा। आप देख सकते हैं शिक्षक की असंगत देह भाषा से तात्पर्य, जैसे मान लीजिए कोई हिंदी का शिक्षक है और वो अपना शिक्षण कार्य कर रहा है, उसको पढ़ाना है हास्य रस, वो हास्य रस पढ़ा रहा है और हास्य रस में उसका जो भाव भंगिमा है वो रोने धोने की है, वो करुण कर रहा है, शोक कर रहा है और पढ़ा रहा है हास्य रस, या जो है उसको दुख वाला कोई प्रसंग बताना है और उसमें उसको बहुत हंसी आ रही, तो ये उसकी असंगत देह भाषा है। तो इस असंगत देह भाषा का होना यानी कि ये बाधक तत्व है। तो ये 3 जो पॉइंट हैं ये आपको जिसमें मिलेंगे वही कूट आपका सही होगा। तो कौन कौन से, एक तो तीसरा, 5वां और 6ठा, 3 जो हमने अंडरलाइन किए हैं, इन तीनों में कौन सा इसमें आएगा? 3, 4 भाषिक नहीं, ये तो होगा ही, ये फिर से देख लेते हैं एक बार, यानी कि इसमें ये तीसरा जिसमें होगा, चौथा होगा और छठा होगा, वो सही होगा। तो ये ऑप्शन है जो कि सही है। तीसरा, चौथा, छठा इसमें आ रहा है, ये बाधक कारक हो जाएंगे, प्रभावी शिक्षण में बाधक कारक होंगे। अगला प्रश्न है, अपना शोध प्रबंध लिखते समय एक शोधार्थी सांख्यिकीय तकनीकों के अनुप्रयोग का तर्कधार नहीं बनाता है, इसे निम्न में किसका उत्तर उदाहरण माना जाएगा? तो अगर वो नहीं बनाता है, अनुप्रयोग का जो तर्कधार है वो नहीं बनाता है, तो उसमें उसकी भूल से हुई त्रुटि मानी जाएगी, क्योंकि उसे भूल से हुआ है। अगर वो जानबूझ के करता, जानबूझ के नहीं करता, क्योंकि उसको शोध प्रबंध लिखते समय जो सावधानियां रखी जानी है उसमें जानबूझकर कोई गलती नहीं की जाती। तकनीकी चूक नहीं हो सकती इसमें, क्योंकि सांख्यिकी तकनीकों के अनुप्रयोग की बात हो रही है। नैतिक कदाचार तो बिल्कुल इससे संबंध ही नहीं है, तो यहाँ पर जो सही होगा वो होगा भूल से हुई त्रुटि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शोध द्वारा प्राप्त साक्ष्य के आधार पर प्रभावी अध्यापन में मुख्य व्यवहार का संकेतक है? यहाँ पर पूछा गया है प्रभावी अध्यापन में मुख्य व्यवहार का संकेतक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या होगा, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अध्यापक शिक्षार्थी, ए ऑप्शन देखिए, अध्यापक शिक्षार्थी संबंध विकसित करने की शिक्षक की भावात्मकता। दूसरा है विद्यार्थी द्वारा अधिगम में संलिप्तता। तीसरा है विचारों तथा उसके योगदान का उपयोग करना। चौथा है अध्यापन के दौरान प्रक्रियात्मक तथा विषय वस्तु आधारित प्रश्नों का उपयोग करना। तो ये आपको दिख रहे हैं जो इनके ऑप्शन। इसमें जो प्रश्न है इसका हमें सही उत्तर पूछना है, उत्तर तक पहुंचना है, जो कि है प्रभावी अध्यापन में मुख्य व्यवहार का संकेतक क्या है। तो इस पर हम ध्यान देंगे। तो इसके लिए सबसे पहले जो हमने ऑप्शन पढ़े हैं उन पर ध्यान देने की ज़रूरत है, कि जैसे यहाँ पर जो ऑप्शन बी है आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन बी में कि विद्यार्थी द्वारा अधिगम में संलिप्तता प्रभावी अध्यापन में मुख्य व्यवहार का संकेतक, यानी कि अगर कोई प्रभावी अध्यापन कर रहा है शिक्षक, तो उसमें उसको हम कैसे पहचानेंगे कि ये प्रभावी अध्यापन हो रहा है? तो उसमें पहचानेंगे विद्यार्थी द्वारा अधिगम में संलिप्तता, कि विद्यार्थी जो पढ़ रहा है, जो सीख रहा है, उसमें वो कितना संलिप्त है। ऐसा तो नहीं कि टीचर पढ़ा रहा है और वो पीछे जो है अपनी हरकतें कर रहा है, शरारतें कर रहा है और उसका ध्यान पढ़ाने पर बिल्कुल नहीं जा रहा है। तो अगर वो संलिप्त नहीं है उस अधिगम में, उस शिक्षण कार्य में, तो वो प्रभावी अध्यापन नहीं होगा। प्रभावी अध्यापन तभी होता है जब विद्यार्थी द्वारा अधिगम में संलिप्तता होती है। और ऐसे जो दूरवर्ती लक्ष्यों को तुरंत प्राप्त करने के लिए शिक्षक द्वारा अपने ज्ञान, कौशल और प्रोत्साहन का जो प्रदर्शन किया जाता है वो सभी जो है शिक्षक की प्रभावकारिता के अंतर्गत आता है। जैसे कोई बच्चा जो हरकतें कर रहा है उसको थोड़ी देर के लिए नज़रअंदाज करना, उसके बाद उसी बच्चे से क्वेश्चन पुटअप करना। अगर उसको आंसर नहीं आता है तो वो शर्मिंदा होगा, क्योंकि टीचर पढ़ा रहा है, उस पर ध्यान नहीं दे रहा है, तो अगली बार वो उस पर ध्यान देगा। तो इस तरह से हर बच्चे पे ध्यान देना टीचर का, और उसके बाद में उनसे क्वेश्चन पुटअप करना और फिर उनको अपनी कक्षा में बांधना, अपने प्रभावी अध्ययन से बांधना। तो ये होगा मुख्य व्यवहार का संकेतक। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन मानक संदर्भित परीक्षण के बारे में है? नीचे दिए कूट का चयन कीजिए तथा उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है मानक संदर्भित परीक्षण,
इसको ध्यान दीजिएगा कि उसके बारे में कौन से कथन हैं। तो केवल स्वल्प अधिगम कार्यों जिनमें थोड़े से प्रश्न ही विशिष्ट कार्यों के मापन हेतु शामिल हों के आधार पर बड़े अनुक्षेत्र को आच्छादित कर लेना। दूसरा है अधिगम के सापेक्ष स्तर के आधार पर व्यक्तियों के मध्य विभेद कसने पर जोर। अगला है किसी विशिष्ट अनुक्षेत्र के अधिगम कार्यों जिनमें असंख्य प्रश्न विशिष्ट कार्यों का मापन करते हैं पर बल देना। अगला है निर्वचन के लिए सुपरिभाषित समूह की आवश्यकता होती है। फिर है निर्वचन के लिए सुपरिभाषित निष्पत्ति अनुक्षेत्र की आवश्यकता होती है। अगला है उन अधिगम कार्यों के विवरण पर बल देना जिन्हें व्यक्ति व्यक्त कर सकते हैं अथवा नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से 6 ऑप्शन दिए गए जिनमें कि कूट के माध्यम से आपको उत्तर देना है। तो फिर से एक बार प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछ रहा है। इसमें प्रश्न पूछ रहा है मानक संदर्भित परीक्षण के बारे में। तो यहाँ पर हम बात करेंगे जो बिंदु इसमें सही हैं। तो जैसे पहला वाला बिंदु हुआ कि केवल स्वल्प अधिगम कार्यों जिनमें थोड़े से प्रश्न ही विशिष्ट कार्यों के मापन हेतु शामिल हों के आधार पर बड़े अनुक्षेत्र को आच्छादित करता है, ये भी आपका इस कूट में आएगा। फिर है अधिगम के सापेक्ष स्तर यानी कि बी ऑप्शन भी आएगा, सापेक्ष स्तर के आधार पर व्यक्तियों के मध्य विभेद कसने पर जोर। और इसके बाद ये 1-2 यहाँ से हो गए और फिर एक होगा यहाँ से कि निर्वचन के लिए ये चौथा निर्वचन के लिए सुपरिभाषित समूह की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए कौन सा कूट सही होगा, वो सही होगा कूट ए। 1, 2 और 4 नंबर का जो इसमें कूट दिया गया है ये सही होगा। ये 4 पॉइंट आपके 3 पॉइंट आपके सही हैं। अगला प्रश्न है नीचे 2 समुच्चय दिए गए हैं। समुच्चय 1 में शिक्षण तथा अधिगम के विभिन्न स्तर दिए गए हैं तथा समुच्चय 2 में उनके उदाहरण तथा महत्व दिए गए हैं। दोनों समुच्चयों को सुमेलित कीजिए तथा सही कूट चुनकर उत्तर दीजिए। यहाँ पर जो समुच्चय यानी कि एक ये भाग एक भाग, इन भागों के आधार पर आपको उत्तर देना है, समझना है। जैसे यहाँ पर पहला हुआ स्मृति स्तर, इसके बारे में क्या है, इसको किससे मिलान करेंगे, तो आप देखिए किससे मिलान करेंगे। इसमें है आलोचनात्मक चिंतन, थोड़ा सा इसको जूम करने की आवश्यकता है आप स्मृति स्तर पर अभी फिर देखा आपने। फिर आलोचनात्मक चिंतन आधारित संज्ञानात्मक अंतर विनिमय को बढ़ावा देना। अवबोध स्तर पर क्या दिया गया है, अवबोध स्तर पर दिया गया है व्यक्तिगत हित तथा अभिवृत्तिक महत्व का अनुरक्षण करता है। फिर विमर्शीय स्तर पर क्या दिया गया है, तथ्यों को स्मरण करने एवं उन्हें पहचानने की प्रक्रिया को सुकर बनाता है। तो इस तरह से आपको यहाँ से पहचानना है कि कौन सा जो स्तर है ABC जो 3 स्तर दिए गए हैं उनके आधार पर हम किसको किससे मिलान करेंगे। तो देख सकते हैं सबसे पहले बात करते हैं स्मृति स्तर की, जो कि पहला ऑप्शन दिया गया है स्मृति स्तर में क्या होता है कि तथ्यों का स्मरण करने एवं पहचानने की प्रक्रिया को सुकर बनाता है यानी कि आसान बनाता है स्मृति स्तर जो है। तो ये इसमें सही होगा आपका ये तीसरा वाला, ये वाला सही होगा तीसरा। तो अब हम कूट में देख लेते हैं किस में तीसरा आया है। ए में 3 2 में आ रहा है, आप देख सकते हैं ए में 3 2 में आ रहा है। तो यहाँ पर हमको बी ऑप्शन को भी तलाशना होगा। तो बी ऑप्शन में आता है अवबोध स्तर और इसके अंतर्गत क्या होता है, इसके अंतर्गत होता है संबंध तथा अर्थ देखने की संभावना को बढ़ाता है। संबंध तथा, तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन आ जाएगा, संबंध तथा अर्थ देखने की संभावना को बढ़ाता है। तो ये चौथा सही होगा यानी कि बी में 4 जिसमें होगा वो सही होगा ऑप्शन। तो ये ऑप्शन आपका सही होगा। इस तरह से स्मृति स्तर जो होता है वो होता है तथ्यों का स्मरण, मतलब स्मरण क्योंकि स्मृति जो है वो स्मरण पर आधारित है। फिर जो अवबोध स्तर है वो क्या है, वो है अर्थ का ज्ञान करना यानी कि अवबोध। फिर जो विमर्शीय स्तर है इसमें क्या होता है कि संज्ञानात्मक अंतर विनिर्मय यानी कि चिंतन को, इसमें चिंतन पर आधारित होता है। तो जिस भी विकल्प में ये शब्द मिलेंगे वो विकल्प उनके आधार पर हम सुमेलित कर देंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित सूची से शिक्षक एवं विद्यार्थी के प्रतिबद्धता क्षेत्र की पहचान कीजिए, सही कूट का चयन कीजिए एवं उत्तर दीजिए। तो इसमें देखना है आपको कि
पहला जैसे दिया गया ठीक से करो उपागम, दूसरा समुच्चय के साथ संपर्क बनाना, तीसरा कक्षागत निष्पादन जिसमें शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया शामिल है को अभिवृद्ध करना, चौथा सर्वांगीण विकास के प्रति विशेष रुचि तथा सहायता हेतु तत्परता, फिर शैक्षणिक एवं विषय वस्तु से संबंधित प्रवृत्तियों का अर्जन। अगला निष्पक्षता, वस्तुनिष्ठता तथा बौद्धिक ईमानदारी का सम्मान। इनमें से कूट के माध्यम से आपको आंसर देना है। तो कूट में देखिए क्या करना है कि एक तो यहाँ पर शिक्षक एवं विद्यार्थी के जो प्रतिबद्धता क्षेत्र की पहचान करना है, उसमें क्या है कि ठीक से करो उपागम होगा। फिर सर्वांगीण विकास के लिए, क्योंकि हर शिक्षक जुड़ा होता है और हर शिक्षार्थी जुड़ा होता है सर्वांगीण विकास के लिए, तो ये ऑप्शन जुड़ जाएगा आपका। फिर निष्पक्षता और वस्तुनिष्ठता, यानी कि तीसरा ऑप्शन आप देख सकते हैं, निष्पक्षता और वस्तुनिष्ठता। तो ये जिसमें होंगे 2, 5 और 6, 2, 4 और 6, वो ऑप्शन आपका सही होगा। तो ऑप्शन सी देख सकते हैं, एक ठीक से करो उपागम एक में आता है, तो ऑप्शन सी सही होगा। यहाँ पर 1, 4 एंड 6 जो उपागम है ये सही होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुसंधान पद्धति में स्वतंत्र चर के हेर फेर की जगह चुनाव किया जाता है? वर्णनात्मक सर्वेक्षण पद्धति, प्रयोगात्मक पद्धति, कार्योत्तर पद्धति या व्याख्यात्मक शोध। इनमें से किस में किया जाता है अनुसंधान पद्धति में स्वतंत्र चर के हेर फेर की जगह चुनाव? तो ये किया जाता है आपके कार्योत्तर पद्धति में, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा। कार्योत्तर पद्धति के बारे में आपको बता दें सबसे पहले तो कि कार्योत्तर जो पद्धति होती है इसमें जो अनुसंधान होता है, यानी कि जो शोध होता है, उसमें जो अनुसंधान करता होता है वो संभावित कारणों का पता लगाने की कोशिश करता है कार्योत्तर पद्धति में। इस तरह से जो घटना, जैसे कोई घटना घटी, उस घटना घटने के बाद जो शोध करता है उस शोध को प्रारंभ करता है, और प्रारंभ करने के बाद प्रभाव उसका जो होता है वो आश्रित होता है चर पर, आश्रित चर होता है। तो पहले जो बीत चुकी घटनाएं होती हैं उन घटनाओं को कारण कहा जाता है, और उन्हीं कारणों का जो कार्योत्तर का मुख्य उद्देश्य इस प्रश्न का मौलिक उत्तर देना होता है कि कोई विशेष घटना, परिणाम, अवस्था या अन्य प्रकार के व्यवहार के साथ कि कौन कौन से कारक संबंधित होते हैं। यानी जैसे कोई घटना घटी तो उस घटना का कारण का पता लगाना और फिर उस कारण के तह में जाना कि किस प्रकार से ये कारक, कौन कौन से कारक इससे संबंधित हैं, ये होता है कार्योत्तर पद्धति। तो सबसे बड़ी बात कि अनुसंधान पद्धति में जो स्वतंत्र चर के हेर फेर की जगह चुनाव होता है वो होता है कार्योत्तर पद्धति के माध्यम से। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक शिक्षार्थी का संज्ञानात्मक गुण है? इंद्रिय बोध, विश्वास, अकादमिक स्वधारणा, दृष्टिक साक्षरता का स्तर, इनमें से कौन सा होगा? तो इस पर बात करते हैं। इसके लिए व्याख्या देख लेते हैं कि संज्ञानात्मक गुण से तात्पर्य सबसे पहले समझ लेते हैं कि क्या है। तो बालकों में किसी संवेदी सूचनाओं को ग्रहण करके उस पर चिंतन करने तथा क्रमिक रूप से उसे इस लायक बना देने से होता है जिसका प्रयोग विभिन्न परिस्थितियों में करके वे तरह तरह की समस्याओं का समाधान आसानी से कर सकें, जिसे हम दृश्यिक साक्षरता का स्तर कहते हैं, जो कि शिक्षार्थी का एक संज्ञानात्मक गुण होता है। संज्ञानात्मक गुण का तात्पर्य है कि बालकों में ऐसी सूचनाओं को ग्रहण करने और उन पर चिंतन करने की जो प्रक्रिया है उनसे बालकों को इस लायक बना देना कि जिससे उनका प्रयोग अपनी विभिन्न परिस्थितियों में वो कर सकें, कोई भी समस्या आए तो उसका समाधान आसानी से कर सकें। तो इसके लिए जो दृश्यिक वाला ऑप्शन आपने पढ़ा, लास्ट वाला डी ऑप्शन, दृश्यिक साक्षरता का स्तर, ये सही होगा। फिर अगला प्रश्न है, उद्देश्य अनुमान करना तथा अथवा उन व्यक्तियों की पहचान करना जो किसी खास दिशा में विकसित होने की क्षमता रखते हैं या जिनके किसी विशिष्ट प्रशिक्षण से सर्वाधिक लाभान्वित होने की संभावना है, इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप कौन सा परीक्षण करेंगे? तो इसमें देखिए अभिक्षमता परीक्षण, बी है बुद्धि परीक्षण, सी है व्यक्तित्व परीक्षण। तो इनमें से किस परीक्षण पर आप जो है अपनी मुहर लगाएंगे कि कौन सा इसमें सही होगा? तो इस पर भी हम बात करते हैं। देखिए जो प्रश्न पूछा जा रहा है, पहले से उस प्रश्न में से हम प्रश्न को ढूंढेंगे कि कहाँ से ये प्रश्न बना। जैसे ये देखिए कि उन व्यक्तियों की पहचान करना जो खास दिशा में विकसित होने की क्षमता रखते हैं या सर्वाधिक लाभान्वित होने की संभावना है जिनके लिए, तो कौन सा लक्ष्य प्राप्ति के लिए आप कौन सा परीक्षण करेंगे?
तो इसके लिए सबसे बड़ी बात की जो अभिक्षमता परीक्षण है, कि सबसे पहले तो हम उस व्यक्ति की अभिक्षमता परीक्षण करेंगे कि उसके अंदर कितनी क्षमता है कि वो जो है इस परीक्षण को या इस लाभ को प्राप्त करने की दिशा में कदम बढ़ा सकता है। तो यह अनुमान करना कि उन व्यक्तियों की पहचान करना जो किसी खास दिशा में विकसित होने की क्षमता रखते हैं, सबसे पहले उनका हम अभिक्षमता परीक्षण करेंगे, कि जिससे कि सभी प्रकार की प्रवेश परीक्षाएं अभिक्षमता परीक्षण के अंतर्गत ही आती हैं। जैसे जैसे आपको एग्ज़ाम देते हैं, किसी भी वैकेंसी का फॉर्म निकलता है, आप फॉर्म अप्लाई करते हैं और फिर एग्ज़ाम देते हैं, तो जो एग्ज़ाम होता है वो आपकी अभिक्षमता परीक्षण ही करता है। आपकी अभिक्षमताओं का परीक्षण करने के लिए ही एग्ज़ाम होता है। उसके बाद जो मेंस होता है या इंटरव्यू होता है वो उसके बाद होते हैं, कि बुद्धि परीक्षण और ये सब बाद में होता है, पहले आपकी क्षमताओं का परीक्षण होता है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं ये पूछा गया है। तो जीन पियाजे के अनुसार जो संज्ञानात्मक विकास के चरण हैं, सबसे पहले हम उनको देख लेते हैं। पहला उन्होंने माना संवेदी गामक अवस्था जो 0 से 2 वर्ष है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो कि 11 से 15 वर्ष है। उन्होंने 0 से 15 वर्ष तक के बीच की जो अवस्था है उसको 4 तत्वों में, 4 चरणों में बांटा है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 4 चरण, यानी कि बी ऑप्शन सही होगा। बी ऑप्शन सही होगा। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण होते हैं। अगला प्रश्न है, जॉन डीवी ने विद्यालय को एक संस्थान और शिक्षा को एक प्रक्रिया कहा है। रिक्त स्थानों को आपको भरना है। इसमें क्या कहा है, तो सामाजिक दार्शनिक, सामाजिक, आर्थिक दार्शनिक या पर्यावरणीय मनोवैज्ञानिक, क्या कहा है। तो जॉन डीवी ने विद्यालय को एक सामाजिक संस्था कहा है, पहले तो ये भरेंगे। फिर और शिक्षा को एक दार्शनिक प्रक्रिया कहा है जॉन डीवी ने, यानी कि पहला ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है, बहुविध प्रज्ञा के सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नांकित में से किसने किया। तो इसमें जो देखिए, सिगमंड फ्रायड, होवार्ड गार्डनर, अल्बर्ट आइंस्टीन, जीन पियाजे, तो बहुविध प्रज्ञा के सिद्धांत का प्रतिपादन पूछा जा रहा है। तो इसको आप ध्यान से देखें कि किसने इसका किया, तो होवार्ड गार्डनर ने किया, बी ऑप्शन सही होगा। होवार्ड गार्डनर ने जो किया है, इसमें इन्होंने माना है कि बुद्धि का स्वरूप एकाकी न होकर बहुप्रकारी होता है। बुद्ध का स्वरूप जो है वो एक प्रकार का नहीं होता बल्कि बहुत से प्रकार का होता है। और उन्होंने कुल 7 तरह के बुद्धि बताते हुए कहा कि सातों बुद्धियाँ परस्पर एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं, बाध्य नहीं होती हैं, एवं प्रत्येक के क्रियाशील होने के ढंग अलग अलग होते हैं। ये मानना है होवार्ड गार्डनर जी का, जो कि बहुविध प्रज्ञा के सिद्धांत, प्रज्ञा यानी कि बुद्धि के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। तो ये रहे आपके 15 क्वेश्चन जो आज के फर्स्ट वीडियो में मैंने दिए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, मेरे द्वारा दी गई व्याख्या भी समझ में आई होगी। तो और एक चीज़ आपसे और डिस्कस करनी थी, वो ये कि मैं चाहती हूँ कि जब इतना कम समय बचा है आपके नेट के एग्ज़ाम में, तो फर्स्ट पेपर अगर आप मेरे यहाँ से पढ़ रहे हैं या हिंदी आप मेरे सब चैनल से तैयार कर रहे हैं, तो मेरा जो ये एक तो फ़र्ज़ बनता है कि मैं पहले तो पूरे कोर्स को टच करूँ। दूसरी चीज़ ये कि मैं आपको मॉक टेस्ट करवाऊँ। तो मैं चाहती हूँ जो मैं मॉक टेस्ट करवाऊँ उसके लिए मैं लाइव क्लास लूँ, और लाइव क्लास की टाइमिंग मैं डिसाइड करके बता दूँगी कि कौन सी टाइमिंग पे किस डे से शुरू करूँगी और कितनी टाइमिंग से शुरू करूँगी। तो अगर आप लाइव क्लास करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं लाइव क्लास के माध्यम से आपको प्रैक्टिस सेट या मॉक टेस्ट ज़रूर करवाऊँगी, और उससे आपकी तैयारी और अच्छी हो जाएगी, ये मेरा विश्वास है। और आपको भी विश्वास रख के ही अपनी तैयारी करनी होगी। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप विदा चाहती हूँ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, आपका दिन मंगलमय हो। घर पे रहें, सुरक्षित रहें।